हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है इंडियाज स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। ये वाला जो टॉपिक है आपका क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, वो क्या आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 6 एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स में दे रखा है। क्या टॉपिक है? इंडिया का स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है कि इंडिया का क्या पक्ष है। इंडिया मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर इंडिया ने क्या क्या किया है, अब तक हमने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि भाई इंडिया भी एनवायरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और एनवायरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है और एनवायरमेंट्स के लिए इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स उठाए, कौन कौन से इंडिया ने प्रयास किए ताकि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। इस टॉपिक से पहले जितने भी टॉपिक है उसके वीडियो बन चुके हैं, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियोज पहले। ये देखें आप, पहले तो क्योटो प्रोटोकॉल वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। दूसरा कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटीज वाला है, उसको मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी देखें, क्योंकि वो अगर तुम्हें नहीं आया तो फिर इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, है ना। तो वो चीज़ प्लीज़ देख लें। 2-3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल वाला देख लें, कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटीज वाला वीडियो भी देख लें और स्टार्टिंग का भी देख लो, ठीक है। तो इंडिया का स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशूज, इंडिया क्या कहता है एनवायरमेंटल इशूज को लेकर, है ना। तो इंडिया हैज साइंड एंड रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल 1997 इन अगस्त 2002। मतलब जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आई थी, आप सबको पता है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। 1997 में कई सारे देश इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि जो भाई ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना है, फैलने को रोकना है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था, एक यूँ समझ लो एक ट्रीटी साइन की गई, तो उसको हम बोल रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब आई थी? 1997 में। क्योटो कहाँ पर है भैया? जापान में। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया। रेटिफाई का मतलब उसको अप्रूव कर देना, हमने साइन कर दिया अप्रूव, पर हमने कब किया ये क्वेश्चन बनता है भाई साहब। इंडिया ने इसको किया था 2002 में किया था, अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल को हमने अप्रूव कर दिया, साइन कर दिया। मगर क्योटो प्रोटोकॉल का भाई 1997, तो दोनों डेटों में ध्यान रखना। इंडिया ने इसको कब साइन किया? 2002 में, और 1997 में आई थी पहली चीज। दूसरा, इंडिया, चाइना और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को इसमें एग्जेम्पशन दे दी। एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट देना। देखो क्योटो प्रोटोकॉल में देशों से क्या बोला गया था कि भैया आप अपना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करो, मगर यहाँ पे इंडिया, चाइना और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पे एग्जेम्पशन दे दिया। एग्जेम्पशन मतलब छूट दे दिया। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन अभी ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत कम है, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। प्लस इन देशों ने कहा, किसको कहा? डेवलप्ड कंट्री को, भाई देखो तुम तो कर चुके हो, आपका तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, आपने तो पहले ही मतलब एनवायरनमेंट को बहुत पॉल्यूट कर लिया, अब भाई अपना टर्म में हमें भी पॉल्यूट करने दो, क्योंकि हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम आपकी जैसी टेक्नोलॉजी ला सकें। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया, चाइना इसको एग्जेम्प्ट कर दिया, यहाँ पर छूट दे दी। अब यहाँ पे कुछ मतलब क्रिटिक्स हैं। तो क्रिटिक्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल फेल दैट सूनर और लेटर बोथ इंडिया एंड चाइना विल बी द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैसेस। कुछ लोग कहते हैं कि आज नहीं तो कल इंडिया और चाइना सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का पॉल्यूशन करने वाले हैं, तो भैया इनको छूट मत दो, मतलब ऐसे लोग कहते हैं। और G8 मीटिंग में भी जो 2005 में हुई थी, G8 8 पावरफुल कंट्रीज का ग्रुप है, ध्यान रखना। इसमें से अब तो ये G7 बन चुका है, रशिया को अलग कर दिया, ये भी ध्यान रखना। तो G8 कंट्रीज की मीटिंग हुई थी 2005 में, और यहाँ पर इंडिया ने कहा था कि भैया जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनका पर कैपिटा एमिशन तो बहुत कम है। डेवलपिंग कंट्री जो है, जो प्रति व्यक्ति अगर हम देखें एमिशन GHG का, ग्रीन हाउस गैसेस का, बहुत कम है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। इसलिए भैया पहले आप अपने आप पे ध्यान दो, हम पर ध्यान ज़्यादा मत दो, ठीक है। साथ के साथ में इंडिया इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और इंडिया सोचता है कि भैया जो रिड्यूसिंग, जो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की जो ज़्यादा जिम्मेदारी है वो डेवलप्ड कंट्री की जिम्मेदारी ज़्यादा है। क्योंकि पास्ट में अगर आप जाके देखो, इतिहास उठाकर आप देखो, तो जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस का ज़्यादा एमिशन किया है, डेवलपिंग कंट्रीज ने इतना एमिशन नहीं किया है, ठीक है। आज भी देख लो, आज भी ग्रीन हाउस गैसेस के मामले में अभी डेवलप्ड कंट्री ही एनवायरनमेंट को ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है यार, जो ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो इंडिया यही कह रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी क्या कह रहा है कि जिन्होंने पहले ज़्यादा पॉल्यूट किया है वो ज़्यादा पे करेंगे, जिन्होंने कम पॉल्यूट किया है वो कम पे करेंगे। वो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। अच्छा, ये बात तो रही इंट्रोडक्शन में। स्टेप्स टेकन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। भारत सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अब तक? पहली बात, सरकार ने एक ऑटो फ्यूल पॉलिसी लेके आई, जहाँ पर फोकस किया जा रहा है
क्लीनर फ्यूल्स फॉर व्हीकल। क्लीनर फ्यूल्स का मतलब क्या है, देखो अब तक हमारे व्हीकल किससे चलते हैं, पेट्रोल से, डीजल से चलते हैं। अब ये कह रहे हैं क्लीनर फ्यूल लेके आएंगे। क्लीनर का मतलब ऐसा फ्यूल लेके आएंगे जिससे एनवायरमेंट का पोल्यूशन कम हो सकता है जैसे आज की डेट में आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल लगाए आ गए। दूसरा, पेट्रोल में हम एथेनॉल को मिला के दे रहे हैं, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आ रही है, उससे फायदा क्या होता है, पोल्यूशन कम होता है। तो एक तो सरकार पॉलिसी लेके आई कि जो फ्यूल पॉलिसी है वो फोकस करेगी क्लीनर फ्यूल्स पर जिससे एनवायरमेंट का पोल्यूशन कम से कम हो। दूसरा, भारत सरकार एक एक्ट लेके आई थी, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में, जो फोकस करता है एनर्जी इफिशियंसी पर कि एनर्जी को हमें बचाना है, बिजली बचाना है, हर जगह पर हमें बिजली को बचाने की कोशिश करनी है, कम बिजली में ज़्यादा काम करना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, ये कहता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, है ना, हाइडल एनर्जी, ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी जिससे पॉल्यूशन कम से कम होता है, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। और फायदा भी है इसका, है ना, क्योंकि ये अनलिमिटेड है, धुआंधार हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इंडिया का जो एक्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 2003 में आया था, ये भी फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे। इंडियन गवर्नमेंट वांट टू लॉन्च नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल, साथ के साथ में इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम एक नेशनल मिशन लॉन्च करें बायोडीजल को लेकर। बायोडीजल क्या है, प्लांट और मतलब प्लांट से जो मतलब लिविंग थिंग्स है उनसे बनने वाला डीजल बायोडीजल हो जाएगा। एक होता है फॉजिल फ्यूल, फॉजिल फ्यूल क्या होता है, प्लांट और एनिमल के रिमेन्स से जो फ्यूल बन रहा है उसको फॉजिल फ्यूल बोलते हैं। बायोडीजल क्या है, जो हमारा जो वेस्टेज होगा, एग्रीकल्चरल वेस्टेज होगा या प्लांट्स का जो वेस्टेज होगा उससे बायोडीजल बनाया जाएगा या फिर मतलब प्लांट से बनाया जाएगा, ठीक है। साथ के साथ में 2015 में ध्यान रखना पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट को बचाने से संबंधित। उस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भारत ने कब रेटिफाई किया, रेटिफाई मतलब अप्रूवल दे देना, भारत ने अप्रूवल दिया था 2 अक्टूबर 2016 को। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आया कब, 2015 में। भारत ने कब इसको साइन कर दिया, 2 अक्टूबर 2016 को, ठीक है। 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जी की जयंती मनाते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम चल रहा है इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है विंड एनर्जी पर और सोलर एनर्जी पे, ठीक है। 1997 में एक रिव्यू भी किया गया था, रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एट अर्थ समिट इन रियो वाज अंडरटेकन बाय इंडिया। हमने जो मतलब एग्रीमेंट किए थे अर्थ समिट में उनका रिव्यू किया गया था 1997 में। आप सबको पता है 1992 में रियो डी जेनेरियो नाम के शहर में जो कि ब्राज़ील में यहाँ पे अर्थ समिट हुई थी इन्वायरमेंट को लेकर, तो वहाँ पे कुछ वायदे किए थे तो उनका रिव्यू किया हमने 1997 में। और इंडिया ने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया कि देखो भाई जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको भैया फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएं और उनको क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जाए डेवलप्ड कंट्री के द्वारा। जब मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर, तो यहाँ पर मतलब कहा गया था कि यार ये डेवलप्ड, देखो यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेवलप्ड कंट्री जिनके पास खूब सारा पैसा है, डेवलपिंग कंट्री जिनके पास पैसा नहीं है। तो इंडिया कह रहा है कि भाई डेवलप्ड कंट्री आप क्या करो, डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा दो, सबसे पहले तो क्या दो, पैसा दो, और नंबर 2 टेक्नोलॉजी दो, ताकि हम इन्वायरमेंट में जो समस्याएं आ रही है उनको चैलेंजेस को डील कर सकें। तो इनसे कहा, ऐसा इनसे क्यों कहा, क्योंकि डेवलप हो चुके हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज के पास पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनको पैसा दो। तो हम सब मिलजुल के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, सब करेंगे। और सब कैसे करेंगे, जिन पे पैसा नहीं है तो भाई जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो पैसा दो, क्योंकि भाई तुम तो पहले डेवलप हो चुके हो, और नहीं दोगे तो फिर झेलो परिणाम। इंडिया चाहता है कि सार्क कंट्रीज भी मिलके एक कॉमन पोजीशन रखें अपनी इन्वायरमेंटल इश्यूज पर। अब सार्क क्या है, देखो अपना साउथ एशिया, देखो इंडिया जो है अपना किस में आता है, साउथ एशिया में आता है। तो इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं सार्क। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये बना था सार्क 8 दिसंबर 1985 को बना था, जिसका सेक्रेटरीट काठमांडू नेपाल में है। इसमें 8 देश हैं, कौन कौन से, लेटेस्ट जो जुड़ा है इसमें ये है अफगानिस्तान, इसके अलावा बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, ये सब मिलके सार्क कंट्रीज बनाते हैं। तो इंडिया चाहता है कि सार्क कंट्रीज का भी यार एक सुर में बात करें, इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर हमारी जो पक्ष है, हमारा जो स्टैंड है सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।